चलिए आज जो है पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण। यह मुख्य रूप से हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे एनसीईआरटी से हो, किसी भी बोर्ड से हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अतिरिक्त जो है जो भी बच्चे जो है 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सारे जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, पॉलिटेक्निक में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले अम्ल से। तो अम्ल के बारे में सबसे पहले तो कुछ जान लेते हैं। कुछ लोगों से जब पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये जो है स्वाद में खट्टे तो होते हैं, लेकिन इनका ये गुण है, समझ में। तो कुछ इसके बारे में समझिए कि पहला तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अगर हम लिटमस पेपर से जो है इसको टच कराते हैं तो जो लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो लाल हो जाता है। लिटमस जो है एक प्रकार का पेपर होता है जो मार्केट में बिकता है, जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति की पहचान करने के लिए आता है। तीसरी बात यह है कि अम्ल का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अब अम्ल जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं और कार्बनिक अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल में जो है ये है H2SO4, ये है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, नाइट्रिक अम्ल है NO3 इत्यादि जो है HClO4 इत्यादि जो है ये खनिज अम्ल हैं। और इनमें भी जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। ये सभी जो है खनिज अम्ल हैं और प्रबल अम्ल हैं। अब अगर कार्बनिक अम्ल में देखा जाए तो एस्टिक अम्ल है CH3COOH एस्टिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल है HCOOH जो है। ऑक्जेलिक अम्ल है H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल है, टाइटरिक अम्ल है। बहुत सारे अम्ल जो होते हैं ये कार्बनिक होते हैं। आप आगे चल करके पढ़ेंगे, यहाँ पर तो 2-1 बता दे रहे हैं जो मुख्य हैं, उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे। अब अम्ल की परिभाषा देखिए। अम्ल की परिभाषा जो है 2 तरीके से दी गई है। पहला है आयरन सिद्धांत। आयरन सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो 2H+ हो जाएगा प्लस SO4 माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन आ गया। इसके बाद जो है आप नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, तो ये भी देखिए ये हाइड्रोजन आयन हो गया और प्लस जो है NO3 आयन हो गया, प्लस NO3 माइनस हो गया। एस्टिक अम्ल ले लीजिए CH3COOH है, ये जो है CH3COO माइनस और प्लस H+ हो जाता है। अब इसमें देखिए सब में जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका इसलिए जो है यह परिभाषा इस पर लागू होती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो है ना तो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे? तो उनको पहचानने के लिए हम लुईस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे BF3 ले लीजिए। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब इसकी को अगर हम देखें तो बोरान के बाह्य कोश में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होता है। बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है।
और ये 3 फ्लोरीन के साथ अपक्रिया कर लेता है। 3 फ्लोरीन, अब 1 2 2 4 2 6, इसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ये जो है इसलिए अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब अम्ल में भी जो है अब अम्लों के जो है कुछ गुण देखिए। पहला गुण है कि अम्ल जो होते हैं वे सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि Zn जिंक चूर्ण को अगर हम H2SO4 के साथ क्रिया करा दें तो बन जाता है ZnSO4 प्लस H2। इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह जो है हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यह हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और कोई भी सक्रिय धातु ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, उसकी जो किसी भी अम्ल से के साथ क्रिया कराएं, चाहे H2SO4 से कराएं चाहे HCl से कराएं, तो जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यह बिल्कुल कन्फर्म है, ये इनके गुण हैं। दूसरी बात है कि ये जो अम्ल जो होते हैं वो कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों के साथ अपक्रिया कराने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अब उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे Na2CO3 ले लीजिए, Na2CO3 ले लीजिए, इसको हम जो है 2HCl से क्रिया करा देते हैं। 2HCl से क्रिया करा देते हैं तो बन जाएगा 2NaCl प्लस CO2 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। इसमें आप देखिए CO2 गैस निकल रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। और दूसरा जो है NaHCO3 ले लें, NaHCO3 ले लें और ये जो है HCl ले लें, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये इसमें भी देखिए CO2 निकल रहा है। तो ये जो है अगली बात यह है कि जितने भी अम्ल होते हैं वे क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब वो चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। अगर प्रबल होंगे तो प्रबल जो है अम्ल तथा क्षार से मिलकर के लवण बनाएंगे, और इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे NaOH ले लीजिए, NaOH ले लीजिए और इसकी क्रिया कराइए HCl से, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह एक उदासीनीकरण अपक्रिया है। इसमें जो है लवण तथा जल बनता है, और ये जो है NaCl जो है एक सरल लवण है। अब आइए क्षार पे। तो क्षार की परिभाषा जिस तरह अम्ल की दी गई उसी प्रकार क्षार की भी दी गई है। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, NaOH ले लीजिए। NaOH को अगर घोलेंगे तो Na प्लस में बनेगा, प्लस OH माइनस में बनेगा। Na प्लस में बनेगा और OH माइनस बनेगा। इसी प्रकार हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, BaOH का होल ट्वाइस का ले लें, तो ये टूट जाएगा Ba प्लस 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 2OH माइनस में टूट जाएगा। अब इसमें भी लुईस सिद्धांत जो है, ये तो आयनन सिद्धांत के अनुसार जिस पे हाइड्रॉक्सिल आयन है, जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं है उसको हम कैसे बताएंगे। तो उसको बताने के लिए वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं क्षार कहलाते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, कौन नहीं देने की प्रवृत्ति रखता है। इसके लिए आपको उसका जो है लुईस संरचना जानना आवश्यक है। जैसे NH3 ले लीजिए, NH3। अब इसमें जो है नाइट्रोजन के वाहक कोष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के वाहक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके जो है 2/3 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये बचा, तो इनका ये हो गया 8 पूरा। तो 8 पूरा हो गया, तो ये जो है बेस होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये किसी को दे सकते हैं तो अर्थात ये देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसलिए जो है ये
बेस होते हैं, इसलिए ये बेस होते हैं। जो भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है वो बेस होता है। जैसे आप PH3 को भी ले लीजिए, वो भी जो है इसी तरह का है। अब क्षारों के गुण में आ जाइए, क्षारों के गुण में आइए तो क्षारों के गुण भी उसी तरह होते हैं। पहला तो ये है कि स्वाद में नमकीन होते हैं, स्वाद में नमकीन होते हैं। ये लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये दाहक होते हैं। दाहक का मतलब होता है ये त्वचा पर पड़ने पर जो है चमड़ी को उधेड़ देते हैं। आपने साबुन देखा होगा, कपड़ा साफ करने वाला, उससे साफ करते हैं तो हाथ में जो है कट जाते हैं। वो इसलिए कट जाते हैं कि जो साबुन होता है वो सोडियम स्टेरिएट सोडियम जो है का लवण होता है, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण होता है, इसलिए जो है वो क्षारक होता है। और इनका pH मान 7 से अधिक होता है, और इनका pH मान 7 से अधिक। ये लवण ये जो है क्षारों के साथ, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे NaOH हमने बताया अभी, और प्लस Cl, ये बन जाएगा NaCl।